हेलो बच्चों। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी हम लोग स्टडी कर रहे थे पहले। तो अब एनसीईआरटी की कुछ मैंने पीपीटीज बनाई हैं जिससे कि आपको एक रेडीमेड बिल्कुल रेडी टू राइट नोट्स आपको मिल सकें। इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ हम देखें सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है, क्या करती है? जो भी मैटर है, मैटर के कंपोजिशन को, उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। या हम यूँ कह सकते हैं केमिस्ट्री जो है इज़ अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी को या एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साइंस को केमिस्ट्री कहते हैं। और मैटर क्या चीज़ है? मैटर इज़ एनीथिंग। मैटर कोई भी वो चीज़ जिसके अंदर मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं। तो यहाँ हम देखें केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है एक डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इज़ द साइंस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल। और मैटर जो है वो कोई भी वो चीज़, इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो मास है जिसके अंदर और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। जिसके अंदर एक वज़न है, एक वेट है, या और जो कोई भी चीज़ जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। हम देखते हैं पेन, पेंसिल, फ़ोन और एनीथिंग एल्स, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, जो भी है, ये जो भी जिसमें देखो जो अंदर मास होता है और वो एक जगह घेरती है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर कहते हैं। हम देखें कि इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा क्यों है? कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, हम कि जो मैटर है उसकी कंपोजिशन की, उसकी प्रॉपर्टीज़ की और उसके इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और ये एक डेली लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। वहीं हम देखें कि इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फोर, जैसे कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, हमारी डेली नीड्स हैं, उनमें भी जैसे कि फूड है, खाना है, स्वास्थ्य केयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, और ये जो अदर मटेरियल्स दैट एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी वो चीज़ जो लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फूड है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, इन सब में केमिस्ट्री का रोल होता है। दूसरा हम देखें कि जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखें कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ फर्टिलाइज़र्स, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब जो है इन केमिस्ट्री का इसमें यूज़ होता है। जैसे हम देखें कि जो खेत होते हैं, जो जहाँ फसलें उगाई जाती हैं, फसलों के लिए, फसलों की या ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का भी काफ़ी यूज़ होता है। और वहीं जो खेतों में कीड़े मकोड़े या कुछ चूहे वगैरह हो जाते हैं, उनको मारने के लिए भी जो है यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो इनकी भी इम्प्रूव्ड वैरायटी को प्रोडक्शन करने के लिए केमिस्ट्री जो है ज़रूरी है। वहीं हम देखें कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये दो मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र्स, एल्कलीज, एसिड्स, साल्ट्स, डाइज, पॉलीमर, ड्रग, सोप, डिटर्जेंट, मेटल्स, अलॉय and other inorganic and organic chemicals including new material contributing in a big way of to national economy। और हमने देखा कि जो केमिस्ट्री का जो यूज़ है, केमिस्ट्री का जो उपयोग है, वो बहुत जगह पर है। फर्टिलाइज़र्स के बनाने में, एल्कलीज़ के बनाने में, एसिड, साल्ट, डाई के बनाने में, पॉलीमर के बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, सोप
साबुन, डिटर्जेंट, मेटल, एलो, ये सब चीज़ के बनाने में इसका यूज़ है। और ये चीज़ें सेल होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, और इससे हमारी जो है नेशनल इकोनॉमी भी बढ़ती है। हमें उससे पैसा मिलता है, उससे उसको सेल करने से, तो उससे इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक केमिस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ये इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की। वहीं हम देखें कि जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बात करते हैं तो डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसको स्टडी करते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स, इनसे बहुत सारी गैसेस भी बनती हैं। ठीक है। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या करते हैं कि जो कंपाउंड्स जो होते हैं, जो ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इट लार्जली कंसर्न इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। मिनरल्स वगैरह की स्टडी भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। दूसरा फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि जो केमिकल फिनोमेना हैं, जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं हम फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमेना इज़ द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच। तो इट इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद द लॉज एंड थ्योरीज ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। ये फिज़िकल केमिस्ट्री है। दूसरा एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम इसमें जो सब्सटेंसेस हैं, वेरियस सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, बायो मीन लिविंग बीइंग, सेल या लिविंग सेल जो है। तो ये बायोकेमिस्ट्री क्या है, कोई जो भी इसमें क्या करते हैं कि ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स भी लिविंग बीइंग्स हैं। प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ और फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन वगैरह सब होता है, और यही एनिमल्स के अंदर भी होता है। ये सब लिविंग बीइंग है। इधर हम पढ़ते हैं एक ब्रांच है मेडिसिनल केमिस्ट्री। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मेडिसिन के सिंथेसिस को और उनके यूजेस को हम पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। वहीं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे कि न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस, ये सब हम जो है पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ये हुआ केमिस्ट्री के जो है ब्रांचेस हैं कुछ। अब हम बात करते हैं मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैटर। मैटर क्या है, मैटर का हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और इसका मेजरमेंट पढ़ना है। हमने बताया कि मैटर जो है क्या है कि कोई भी वो चीज़ जिसके अंदर मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर कहते हैं। जिसके अंदर एक वज़न है, एक वेट है और जो जगह घेरती है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसे मैटर कहते हैं। कोई भी चीज़ आपने, कोई ग्लास भी आपने अगर किसी जगह पे रखा तो उतना स्पेस वो घेर लेगा, आप उस जगह कुछ रख नहीं सकते, और उसके अंदर एक मास भी है और उसके अंदर एक स्पेस भी घेरा उसने, वो भी मैटर है। कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करते हैं आप उसको सब मैटर में आती हैं। मैटर को हम अगर देखें तो 3 इसी फिज़िकल स्टेट हो सकती हैं। मैटर की जो है, जो फिज़िकल स्टेट्स हैं, वो 3 फिज़िकल स्टेट्स इसमें हो सकती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर है। ये मैटर के स्टेट्स में हम देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इसको वन बाई वन हम समझते चलते हैं। तो इसको हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर in an orderly fashion and there is not much freedom of movement.
तो हमने तीन चीज़ें यहाँ पे देखी। एक तो जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं इसके, वो बहुत एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें हमने क्या देखी कि वो बिल्कुल एक ऑर्डरली फैशन में बिल्कुल अटैच होते हैं, एक वो क्रम वाइज बिल्कुल होते हैं। तीसरी हम चीज़ हम इसमें देखते हैं कि इन जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं सॉलिड में, उनको मूव करने का फ्रीडम नहीं होता और बिल्कुल एक डेफिनेट शेप में होते हैं। तो हम देखें यहाँ पे, अगर जो है आप सॉलिड का देखें स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो ये सॉलिड का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से बहुत क्लोजली अटैच्ड हैं। दूसरी चीज़, एक ऑर्डरली फैशन में, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डरली फैशन में, कि एक बिल्कुल डेफिनेट शेप है इसका, डेफिनेट बिल्कुल शेप है। और इसका जो है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर पाते, मूव नहीं करते। तो ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है। वहीं हम देखें लिक्विड की हम बात करते हैं, लिक्विड की हम बात करें अगर, तो लिक्विड में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, जो कण हैं लिक्विड के, दे आर क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के आसपास होते तो हैं, लेकिन दे कैन मूव अराउंड, लेकिन वो मूव भी कर सकते हैं, वो इधर उधर टहल सकते हैं इसमें आराम से। तो लिक्विड का ये कंडीशन है। वहीं हम देखें गैस की हम बात करें, गैस की हम बात करें, ये गैस है। गैस के अंदर क्या है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, दे आर फार अपार्ट, तो एक दूसरे से दूर होते हैं, एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स, एंड देयर मूवमेंट इज़ ईजी एंड फास्ट। यहाँ पे क्या है, एक तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो इनके कण हैं, वो एक तो दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरा, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर उधर आराम से आ जा सकते हैं, टहल सकते हैं। तो इसलिए हम देखें, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स हैं तीनों। तो यहाँ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, हम देखेंगे अभी इसमें। यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, हम देखें। तो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हमने देखा कि तीनों ही स्टेट्स में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों जो स्टेट्स हैं वो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। जो कण हैं उनके अंदर, उनका जो अरेंजमेंट है, उनको जो उनका जो सिस्टम है, उसके हिसाब से उनको अलग अलग किया गया है। हमने अभी देखा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण हैं, वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के और वो मूव नहीं कर पाते। लिक्विड में क्लोज तो होते हैं लेकिन मूव कर सकते हैं, जबकि गैस में जो है पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और ईजीली मूव करते हैं। तो इसलिए हम देखें तो सॉलिड की हम बात करते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है कि डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है, और क्योंकि ये पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते, तो इसलिए इसका शेप बिल्कुल फिक्स है, इसका शेप फिक्स है, वॉल्यूम भी इसका फिक्स है। दूसरी हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है कि डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, क्योंकि आप क्या करेंगे, और दूसरा इसमें लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लिक्विड की एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, माना कि कोई लिक्विड है, कोई पानी है, कि दूध है, कोई लिक्विड कोई भी चीज़ है, आप जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। आप ग्लास में डाल दीजिए, ग्लास के शेप का हो जाएगा। आप किसी और दूसरे बाउल में डाल दीजिए तो बाउल के शेप का हो जाएगा। आप किसी जो है टेस्ट ट्यूब पर डाल दीजिए तो टेस्ट ट्यूब के शेप का हो जाएगा। तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप उसको डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। जबकि लेकिन वॉल्यूम जो डेफिनेट होता है, वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है। तीसरी चीज़ हम देखें इसमें गैसेस। अब गैसेस में क्या है कि ना तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही इसका डेफिनेट शेप होता है, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। क्यों? दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। वो क्या करते हैं, जो भी कंटेनर होता है जिसके अंदर वो भरे जाते हैं, उसके पूरे के पूरे उसको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पूरे के पूरे को घेर लेते हैं, पूरे में भर जाते हैं। माना कि सिलेंडर है गैस का, उसके चाहे अंदर 1 किलो गैस हो तब भी वो उतने ही बड़े सिलेंडर में आ जाएगी, और या उसका जो 10 किलो गैस हो
तब भी वो सिलेंडर पूरे सिलेंडर में आ जाएगी। तो क्या अगर जो 14 किलो का सिलेंडर आपने घर में भी देखा होगा, उसमें सिलेंडर में अगर थोड़ी सी भी गैस रह जाती तो भी उसमें रहती है वो। तो क्या है कि उसके क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वो पूरे एरिया को वो भर लेते हैं। तो ये गैसेज हैं, तो इसके ना तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप इसका होता है। अब एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, क्या है यहाँ पे कि जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, ये तीनों स्टेट्स जो हैं मैटर की जो हैं, जो सॉलिड लिक्विड गैस हैं, ये तीनों इंटर कन्वर्टिबल हैं। ये आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। कैसे चेंज होगी? अगर हम इनकी कंडीशन को चेंज कर दें। अगर हम इनकी कंडीशंस जो है टेम्परेचर या प्रेशर है उनको चेंज कर दें तो ये तीनों स्टेट्स आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। जैसे सॉलिड को हमने हीट किया तो लिक्विड बन गया, सॉलिड को हमने हीट किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को हमने हीट किया तो गैस बन गया। आपने देखा होगा कोई बर्फ़ है, बर्फ़ को आप गर्म कर दो तो पानी बन जाएगा, पानी को आप जो है और से ज़्यादा गर्म कर दो भाप बन जाएगी, तो ये गैस बन जाएगी। तो वहीं अगर हम गैस को ठंडा कर दें तो ये लिक्विड बन जाता है, और वहीं लिक्विड को हम ठंडा कर दें तो ये सॉलिड बन जाता है। तो ये तीनों स्टेट्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के तीनों जो है इंटर कन्वर्टिबल हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हुआ जो फिज़िकल स्टेट्स क्या थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक्चुअल में जो है जो मैटर है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ को हम इजीली सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, उसको आसानी से याद रखने के लिए भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि चीज़ों को। तो मैटर जो है, तो मैटर 2 टाइप का होता है। मैटर जो है 2 टाइप का होता है, एक तो होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर किसे कहते हैं? तो मिक्सचर जो होता है भाई, ये होता है कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर एंड टी। इसको हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, इसको हम मिक्सचर जो है ये क्या है? ए मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस। मतलब क्या है? ये जो मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन, आपने पानी है, पानी प्योर है, आपने इसमें चीनी डाल दी, घोल दिया, ये मिक्सचर हो गया। एयर में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और गैसेस होती हैं, मिक्सचर होता है एयर भी। दूसरा ये टी, चाय में पानी, दूध और चाय की पत्ती आपने मिक्स करके इसको गर्म करते हैं, चाय बन जाती है, ये भी एक मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर है। वहीं हम देखें दूसरा, इसमें प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है कि ये जो है दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस में एकदम फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। जैसे आपने देखा हो पानी है, पानी में जो है वो H2O इसका फॉर्मूला होता है, H2O। तो दो हाइड्रोजन के एटम्स इसमें होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, इन तीनों को मिलके ही ये पानी बनेगा, H2O। अगर आप इसको H2O2 कर देंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। आप इसको कुछ और कर देंगे तो कुछ और कंपाउंड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिक्स्ड प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, ये फिक्स्ड कंपोजिशन होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो मैटर 2 टाइप का हुआ, एक तो हुआ मिक्सचर, दूसरा हुआ प्योर सब्सटेंसेस। तो हम देखते हैं, अब मिक्सचर को भी देख लेते हैं हम। मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है इसमें होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है हीट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मतलब सेम, हीट्रो मीन्स अलग अलग। तो होमोजीनस मिक्सचर की हम बात करें तो इसमें क्या है, इन दिस कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन, एयर, ये होमोजीनस मिक्सचर है। आपने देखा होगा कि जो हम क्या करते हैं कि अगर चीनी को आपने पानी में घोला,
चीनी को आपने, शुगर को आपने वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या होगा कि बिल्कुल कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है। उसके बाद आप चीनी को पानी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल और पूरा सॉल्यूशन जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसा दिखाई देता है, पानी के जैसा ही दिखाई देता है वो बिल्कुल। तो वो एक बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, इसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। दूसरा हम देखें हीट्रोजीनियस मिक्सचर। हीट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट, एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। जबकि हम कभी कभी क्या देखते हैं कि हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो जो मिक्स हम करते हैं कोई सब्सटेंस किसी चीज़ के अंदर, वो अलग से दिखाई देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर दोनों को अगर मिला दे तो नमक अलग दिखाई देगा और शुगर अलग दिखाई देगी। ग्रेन्स एंड पल्सेस अलॉन्ग विद सम डर्ट ऑफन स्टोन, आप घर में भी देखते हैं दाल वगैरह भी लाते हैं बाहर से कहीं से, तो उसमें भी कई बार स्टोन दिखाई देते हैं, पत्थर मिला देते हैं लोग उसमें फ़ायदे के लिए, उसे एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये भी एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये सब क्या है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हैं। वहीं हम देखें कि अब आती है बात प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर सब्सटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से, एक तो एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स जो हैं, कोई भी एक एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो भी कोई एलिमेंट होता है उसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक ही टाइप के कण होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। एग्जाम्पल इसमें है सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन। देन कंपाउंड्स में हम देखें, कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स में व्हेन टू और मोर एटम्स, अगर जब दो या दो से ज़्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं, जब किसी डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स के दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसे कंपाउंड कहते हैं। उससे क्या होता है, उसे कंपाउंड बनता है, उसे कहते हैं कंपाउंड्स। एग्जाम्पल सम कंपाउंड्स आर, एग्जाम्पल जो है वाटर है, वाटर जैसे कि दो हाइड्रोजन है इसमें और एक ऑक्सीजन है। अमोनिया, एक नाइट्रोजन है, इसमें तीन हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन एटम्स हैं। शुगर, ये सब जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड्स के। देन हम देखें इसके बाद में ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हुआ। अब हम बात करते हैं इसमें कि एटम क्या होते हैं, डिफरेंट जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स भी अलग होते हैं। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट है उसका अलग एलिमेंट है तो उसके एटम भी अलग ही होंगे, जाहिर बात है। तो वहीं दूसरा पॉइंट हम देखें कि सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम, कॉपर कंटेन single atom held together as their constituent particles, whereas in some others two or more atoms combine to give a molecule of the element। अगर हम देखें कि अगर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एटम है, तो उसे हम कहते हैं एटम। जैसे हाइड्रोजन का H, उसे एक एटम है, ऑक्सीजन का O एक एटम है। लेकिन यहीं दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स, अगर एक जैसे दो एटम जो है मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल। इसलिए जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच टू एटम्स कंबाइन टू गिव देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। हम देखें कि H एटम है, एक H एटम और मिला तो हाइड्रोजन H2 हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। ऑक्सीजन एटम है, एक सिंगल एटम, दूसरा ऑक्सीजन से एटम मिला O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। एक नाइट्रोजन एटम है N, एक नाइट्रोजन एटम है दूसरा नाइट्रोजन,
दोनों मिले N2 हो गया, नाइट्रोजन बन गया गैस, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। तो ये है, इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स अलग, हम अभी तक बात जो हम कर रहे थे ये सेम एलिमेंट की बात कर रहे थे। सेम एलिमेंट में अगर एक एटम है तो सिंगल एटम, और इस सेम एलिमेंट के दो एटम्स कंबाइन जो हो जाएंगे, दो से मॉलिक्यूल बन गया। हम अगर डिफरेंट एलिमेंट की बात करें, डिफरेंट एलिमेंट की हम बात करें तो इसमें क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स इसके ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन अगर एक मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। तो एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड बनता है उससे। तो इसमें एग्जांपल हम देखें, द एग्जांपल्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, ये सब कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। देखें जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल जो है comprises 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Similarly, a molecule of carbon dioxide contain 2 oxygen atoms combined with 1 carbon atoms. मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में। तो ये कंपाउंड्स हैं। कुछ हम देख भी लेते हैं इसमें, जैसे ये सिंगल एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम, H एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, कॉपर एटम, सोडियम एटम, ये जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन कर दें, अगर एक एटम H हाइड्रोजन, मतलब वन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन H, ये दोनों मिलकर बन जाएगा H2, और ये मॉलिक्यूल हो गया। इसे हम कहते हैं ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। वहीं ऑक्सीजन देखें, O सिंगल एटम, O सिंगल एटम, यहाँ पे बन गया O2, ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यहीं हम देखें वाटर मॉलिक्यूल, अब यहाँ कंपाउंड है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, ये 2H 1O मिलने के बाद में तो क्या वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिले, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया। ये कंपाउंड्स हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। जो मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैटर्स कैसा होता है और उसको कैसे हम मापते हैं, कैसे उसकी नापते हैं, मापते हैं, कैसे उसे मेज़र करते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो एवरी सब्सटेंस हैज़ अ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। दीज प्रॉपर्टीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज़। जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी अपनी क्या है, यूनिक एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई कैसी स्मेल देता है, कोई कैसी स्मेल देता है। हम कई बार हम स्मेल से देख के पहचान लेते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ ख़राब है, कौन सा फ्रूट कैसा है, कौन सी, ये सब प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। तो प्रॉपर्टीज़ भी जो है 2 तरह की होती हैं, एक कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जैसे कि कलर कैसा है, इसका ऑर्डर, सूंघने पे कैसी स्मेल आती है, मेल्टिंग पॉइंट कितनी देर में वो पिघल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कितनी देर में उबलता है, कितने टेम्परेचर पर वो उबलता है, डेंसिटी, ये सब हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और इन प्रॉपर्टीज़ को, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम क्या करते हैं, कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। हम क्या है, इसको आइडेंटिटी को चेंज किए बिना, इसको इसकी पहचान को मिटाए बिना ही हम इसको जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को किसी भी सब्सटेंस की। वहीं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो इसमें कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और कंबस्टिबिलिटी, जलने के बाद वो कैसा नेचर, कैसा बिहेव करता है जब जलता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ विद एसिड्स एंड बेसिस, जब एसिड और बेस के साथ हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैसा रिएक्शन देता है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर ए केमिकल चेंज टू अकर। यहाँ पे क्या है कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हैं या करना चाहते हैं तो इसमें केमिकल चेंज होगा, तभी हम इसको मेज़र कर सकते हैं। जो कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम उसको ऐसे ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे मेज़र करते हैं, कैसे मापते हैं इसको हम। तो जैसे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे कि इसमें मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जैसे कि लेंथ है, लंबाई, उसका एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, उसका आयतन एट्सेट्रा, ये यार क्वांटिटेटिव होते हैं नेचर में, ये क्वांटिटेटिव होते हैं नेचर में। क्योंकि अगर जो है 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है कि हमें उसको कलर वगैरह से पता लग जाता है कि हाँ ये क्या है।
लेकिन क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट उसका अमाउंट पता लगता है कि वो कितना है, ये क्वांटिटेटिव है। तो ये हम लेंथ वगैरह, एरिया है, वॉल्यूम है, ये सब क्वांटिटेटिव हैं। जैसे हम इसमें देखें कि एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए नंबर। कैसे हम करते हैं इसको, कोई भी क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है या मेजरमेंट है हम उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोड बाई यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि लेंथ को अगर हमें बताना है कि किसी कमरे की लंबाई कितनी है, तो उसको हम करते हैं 6m। मान लो कोई कमरा 6 मीटर का है, तो हम क्या करते हैं 6m इसमें लिखेंगे। तो क्या है 6, क्या है 6 इज़ द नंबर और m इज़ द मीटर यूनिट जिसमें हम इस लेंथ को मेज़र कर रहे हैं। अगर हम खाली 6 लिख दें तो कोई भी ये बिल्कुल हमें पता नहीं लगा 6 क्या, पता नहीं। अगर हम केवल मीटर लिखें तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो किसी भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लिखते हैं और बाद में उसकी यूनिट लिखते हैं, उसकी यूनिट क्या है। यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो हम देखें डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, जो है कौन कौन से मेजरमेंट के सिस्टम्स हैं। इसमें इंग्लिश सिस्टम है, मीट्रिक सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिस्टम है सभी के लिए। पहले इंग्लिश सिस्टम, कुछ देशों में इंग्लिश सिस्टम यूज़ किया जाता था, कुछ में मीट्रिक सिस्टम यूज़ किया जाता था, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये सोचा, ये ऑब्ज़र्व किया कि कोई एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो। तो इसके लिए अब ये ओरिजिनेट हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम SI यूनिट भी कहते हैं और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। अब आता है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट। ये क्या है, ये है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक फ्रेंच में क्या है ये, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, और इसको हम करते हैं जो एब्रीविएटेड एज SI। इसका एब्रीविएशन हम SI हम इसको लिखते हैं, एक SI की हम इसको लिखते हैं SI, बस खाली छोटे किसी फॉर्म में इसको एब्रीविएट करते हैं हम SI। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या है कि वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। क्या है, जो एक वेट्स और मेज़र की जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको हम CGPM भी कहते हैं, या कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पोइड्स एट मेजर्स। तो इसमें इसको जो है लागू किया गया SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। तो ये SI सिस्टम है क्या, इसमें केवल जो है 7 बेस यूनिट्स, कितने 7, केवल 7 बेस यूनिट्स को लिया गया। इसमें 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिसको लिस्ट किया गया है, एक टेबल हम आगे पढ़ेंगे। वहीं हम देखें जो यूनिट्स हैं, जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, ये 7 बेसिकली फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ हैं, जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम बहुत यूज़ करते हैं, उसके बारे में हैं। और उसके अलावा जो अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि स्पीड है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये बाकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम इन 7 बेसिक यूनिट से ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम इसको देखें टेबल में, तो ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी, इसका सिंबल क्या है और इसकी SI यूनिट क्या है, इसकी SI यूनिट क्या है, SI यूनिट में इसका सिंबल क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आप अगर देखें NCERT में तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी हुई है, मैंने बहुत शॉर्ट में इसको लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ आप देखें लेंथ, तो पहले तो ये देखो कि जो 7 जो बेसिक यूनिट्स हैं वो क्या हैं। एक तो लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, छठा है एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 बेसिक यूनिट हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप इसके लिए कोई फॉर्मूला बना सकते हैं याद करने के लिए, जिससे कि ये याद रहे। तो जैसे कि LMT ETAL जो भी है। तो इसमें हम देखें कि लेंथ जो है उसका जो
सिंबल है वो है एल। इसको हम इस स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को। इसकी जो एसआई यूनिट है मीटर है, मीटर। और वहीं इसका जो सिंबल है इसको हम स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं स्मॉल एम। लेंथ में को हम, जैसे मैंने बताया कि लेंथ 6 मीटर, तो 6 मीटर को हम 6 एम लिखेंगे, स्मॉल एम। तो वहीं इसकी डेफिनेशन हम देखें कि 1 मीटर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द वैक्यूम इन 1/299979245 ऑफ ए सेकेंड। इतने सेकेंड में डिस्टेंस लाइट ट्रेवल जो लाइट जो ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उसको हम कहते हैं मीटर, 1 मीटर। तो वो लेंथ है, लेंथ का जो है सिंबल स्मॉल एल हो गया और इसका यूनिट है मीटर और सिंबल इसका स्मॉल एम, मीटर। और सिंबल इसका ऐसा ही यूनिट का सिंबल है एम। कॉमन जो सिंबल हम इसके लिखते हैं ये लिखते हैं इस तरह एल जो है। वहीं मास के हम देखें, मास को हम सिंबल जो है स्मॉल एम से हम लिखते हैं सिंबल जो है। लेकिन एसआई यूनिट में इसका जो एसआई यूनिट है मास की वो है किलोग्राम, और इसको एसआई यूनिट का जो सिंबल है वो है केजी। और ये इसकी डेफिनेशन है जो है। दूसरा टाइम का जो सिंबल है नॉर्मल जो है वो स्मॉल टी, और एसआई यूनिट है इसकी सेकंड, और इसका जो एसआई यूनिट का सिंबल है वो है स्मॉल एस। ये इसकी डेफिनेशन है। देन इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो है कैपिटल आई से, और एसआई यूनिट है इसकी एम्पियर, और एसआई यूनिट का सिंबल है इसका कैपिटल ए। इसका डेफिनेशन है। इधर हम देखें थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और इसका एसआई यूनिट जो है इसका है केल्विन, और इसका एसआई यूनिट का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल के। इसकी डेफिनेशन हो गया। इधर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और इसका जो एसआई यूनिट है उसका मोल, MOLE, और इसका एसआई यूनिट का जो सिंबल है इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, MOL, मोल। ये डेफिनेशन इसकी हो गई। इधर ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई स्मॉल वी से, IV, और इसका जो एसआई यूनिट है कैंडेला, और इसका जो सिंबल है एसआई यूनिट का सिंबल है वो स्मॉल CD। इसका डेफिनेशन ये हम जो है इस तरीके से इसको सिंबलाइज करते हैं। इसको हम ये एसआई यूनिट की 7 बेसिक यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वहीं कुछ आपने देखा होगा NCERT की बुक में कुछ और भी दिया हुआ है कि एसआई सिस्टम में हम कुछ प्रीफिक्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको ये कुछ मल्टीपल हैं, 10 के मल्टीपल हैं। हम अगर यहाँ से देखें इसको 10 टू पावर -1, -2, -3, -4, -6, -9, 10 टू पावर -12, -15, -18, -21, -24। तो हम इसको एक नाम दिया है इसमें, 10 टू पावर -1 का मतलब होता है डेसी। इसको हम सिंबलाइज करते हैं स्मॉल d से। वहीं 10 टू पावर -2 सेंटी, स्मॉल c। देन मिली, 10 टू पावर -3 मिली, स्मॉल m से। 10 टू पावर -6 माइक्रो, ये स्मॉल, ये माइक्रो, ठीक है। देन 10 टू पावर -9 ये नैनो, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर आपके देखो 12 पिको, फेमटो, एटो, जोप्टो, यैक्टो, ये इसके सिंबल हैं PFAZY ये है। लेकिन जो मैंने ग्रीन किया है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनको तो आपको याद रखना ही है। इधर हम देखें कि जो ये तो माइनस वाला हुआ, ये पॉजिटिव की हम बात करें तो 10 को हम कहते हैं डेका, DA से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेका। देन 10 टू पावर 2 ये हेक्टो, इसको H से। 10 टू पावर 3 ये किलो, इसको K से। इसके बाद में 10 टू पावर 6 मेगा, 9 गीगा, 12 टेरा, 15 पेटा, 18 एक्सा, और 21 जेटा, 24 योटा। इसको हम जो है कैपिटल M से, कैपिटल G, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल E, कैपिटल Z, कैपिटल Y से इसको सिंबलाइज करते हैं। ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो NCERT की RD की बुक में आपको दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मास एंड वेट। मास
एंड वेट। तो मास क्या है, वेट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास किसे कहते हैं कि जो मैटर है उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसे हम मास कहते हैं। जबकि वेट क्या है, वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। वेट किसे कहते हैं, वो फोर्स जो ग्रेविटी, किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं वेट। मास क्या है, कितना मास प्रेजेंट है मैटर का, उसे हम मास कहते हैं। और ग्रेविटी जो है कितना फोर्स लगाती है उसको, ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर, उसे वेट कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ समझ सकते हैं, आपका एक बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मास क्या है। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज़ कांस्टेंट। सब्सटेंस का जो मास है वो कांस्टेंट होता है, जबकि वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। मास जो है कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पर वो चेंज हो सकता है। इसलिए हम जो देखते हैं आमतौर से, जो हम जो चीज़ें तोल कर लेते हैं कहीं, ये जो 1 किलो 2 किलो, ये बेसिकली मास है, ये वेट नहीं है। हम उसको हम उसको गलत तरीके से उसको बोलते हैं, ये मास है बेसिकली। तो हम देखें कि द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमिन्ड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। हम क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के मास को हम एनालिटिकल बैलेंस से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें कि एसआई यूनिट में मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है। मास की यूनिट एसआई यूनिट में जो मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है। और हाउ एवर, क्योंकि इट्स फ्रैक्शन नेम्ड एज ग्राम, क्योंकि जो लेबोरेटरीज होती हैं, लैब होती हैं, लैब में बहुत कम क्वांटिटी में सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे हम किलोग्राम नहीं, हम ग्राम यूज़ करते हैं। और इसलिए हमें इसको कैलकुलेट भी करना ज़रूरी है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन। अगर हम देखें तो एनालिटिकल बैलेंस आप देखेंगे, हो सकता है आपकी लैब में रखा भी हो, ये एनालिटिकल बैलेंस होता है, इसे हम कहते हैं एनालिटिकल बैलेंस। यहाँ पे क्या होता है कि एक कैरियर होता है, इसके ऊपर 2 तराजू से होते हैं, ये आप देखो, ये 2 जो है 2 पेन होते हैं, और ये पेन के बीच में एक पॉइंटर होता है, एक पॉइंटर लगा होता है, और ये बीम रिलीज़ होती है, फिर ये पेन रिलीज़ होता है। हम क्या करते हैं इसमें, जब उसको और ये साइड में जो है लेवलिंग स्क्रू होते हैं यहाँ पे, और यहाँ एक राइडर होता है, राइडर के ऊपर, जिसके ऊपर ये जो है ये सब लगा होता है। और ये एक हम कैरियर भी इसमें यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो हम ये बहुत कम अमाउंट जो है मास को जो है बहुत मिलीग्राम्स में भी हम इसको इसमें तौल सकते हैं, वे कर सकते हैं। ये एनालिटिकल बैलेंस होता है। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम दूसरी यूनिट है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ए सब्सटेंस। अमाउंट क्या है, वॉल्यूम क्या है कि कोई भी सब्सटेंस कितना अमाउंट या कितना स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट है लेंथ, क्यूबिक लेंथ, क्यूबिक लेंथ, लेंथ की पावर क्यूब 3, लेंथ की पावर 3। सो इन एसआई सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, m3 होगी, m टू पावर क्यूब, m की पावर 3। तो लेकिन अगेन केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि लैब में स्मॉलर वॉल्यूम्स यूज़ होते हैं, और यहाँ इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको भी सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब यूनिट में इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ हम देख भी लें कि जो एक कॉमन यूनिट जो है लीटर, विच इज़ नॉट एन एसआई यूनिट, इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स को मेज़र करने के लिए हम एक कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं लीटर। जबकि लीटर को देखा जाए तो लीटर कोई एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन हम इसको जब चेंज करते हैं, देखते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। क्या 1000 ml होते हैं, और 1000 ml या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर होते हैं। ये वॉल्यूम की जो है यूनिट्स हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और या 1 क्यूबिक डेसीमीटर। इसको हम देख भी सकते हैं कि जो ये क्यूब है
और एक क्यूब में इसको एक पार्ट हम देखें तो ये 1 सेंटीमीटर का है, और पूरा क्यूब में हम देखें तो ये 1 वॉल्यूम क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। 1, इसकी हम क्यूब देखें यहाँ पे तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml, 1 ml। या इसलिए हम देख सकते हैं कि और 1 ml और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1 लीटर में 1000 ml, इसलिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है, और इसलिए हम देखा भी है यहाँ पे कि वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1000 ml या 1 क्यूबिक डेसीमीटर और या 1 लीटर, ये सब इसमें दिया हुआ है। कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं लैब में, आप देखेंगे एक जो हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं चीज़ों को, जैसे कि टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं हम इसको ब्यूरेट, इस पर भी एक मेज़रमेंट मार्क्स बने होते हैं इसमें। और ये पिपेट है, इससे हम जो है चीज़ों को बिल्कुल माप करके मेज़र करके लेते हैं। एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेते हैं, इसमें हम कितना ये 1000 ml का है जैसे मान लिया, ऐसे ही आते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आते हैं जो कि 1 लीटर का या 250 ml का या 100 ml का 10 ml का आते हैं ये, तो ये हम इसमें लैब में यूज़ करते हैं। इसके बाद में आता है डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व जिसे हम कहते हैं। तो ये भी क्या है, द टू प्रॉपर्टीज़, इसमें क्या है मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही हम, मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या है। मास SI यूनिट है और वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम देखें डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जो है SI यूनिट नहीं है, लेकिन हम इसको मास और वॉल्यूम से इसको ड्राइव कर सकते हैं। इसको मास हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता है, तो हम इससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, हिंदी में हम कहते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। अगर हमें डेंसिटी हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम इसकी SI यूनिट भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, SI यूनिट ऑफ मास अपॉन SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। SI यूनिट ऑफ मास क्या होती है, किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम की मीटर क्यूबिक मीटर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम या kg m-3 क्योंकि जब ये क्यूबिक मीटर ऊपर आ जाएगा तो माइनस में इसकी पावर चेंज हो जाएगी, तो किलोग्राम मीटर -3 m⁻⁻3, तो ये हो जाएगा डेंसिटी का यूनिट। इसलिए हम देखें कि दिस यूनिट इज़ क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पर किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर था, मीटर था, यहाँ हम ग्राम पर क्यूबिक, क्योंकि हम लैब में स्मॉलर वॉल्यूम यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हम इसको यूज़ करते हैं लैब के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने देखा भी कि जो डेंसिटी है ऑफ सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड, और इफ़ डेंसिटी इज़ मोर इट मीन्स पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितना घनत्व ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। एक बात इसके बाद में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमने देखा, टेम्परेचर को हम जो है 3 कॉमन स्केल से मेज़र करते हैं। एक तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, या दूसरा हम डिग्री फ़ारेनहाइट, तो तीसरा है इसमें केल्विन। और जबकि इसमें हम देखें कि जो तीसरी यूनिट है, जो के जो है केल्विन है टेम्परेचर की, वो SI यूनिट है, जबकि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो है ये SI यूनिट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि द डिटर्मिनेशन, या हम करते हैं इन यूनिट्स का, कैसे करते हैं कि द थर्मोमीटर्स बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन फिगर। हम जो है थर्मोमीटर के हम देखेंगे कैसे हम इसको करते हैं। तो अगर हम इसको देखें कि द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री। जो थर्मामीटर होते हैं जो यूज़ करते हैं, और उस पर 2 सेल्सियस स्केल होते हैं, 0 डिग्री और 100 डिग्री, जिसमें क्या होता है कि और दो, इसमें इसका मतलब क्या होता है, ये 2 टेम्परेचर्स हैं, मतलब एक फ्रीजिंग टेम्परेचर है और एक बॉइलिंग टेम्परेचर है, एक फ्रीजिंग पॉइंट है और एक बॉइलिंग पॉइंट है।
तो 0 डिग्री क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। वहीं फ़ारेनहाइट स्केल में हम देखें तो ये जो होता है वो 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। तो 32 डिग्री क्या है, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाँ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, और हम कह सकते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और जबकि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये है बॉइलिंग टेम्परेचर है लिक्विड का या इसका वाटर का। तो टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाई द फॉलोइंग रिलेशनशिप। हम क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम इसको अगर हमें चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और अगर केल्विन है तो अगर द केल्विन स्केल इज़ रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज के इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो हम देखें इसमें अगर, तो इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू, आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल। केल्विन स्केल पर नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट वगैरह में भी आ सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से इसको पढ़ लें अच्छी तरह से, क्योंकि एनसीईआरटी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये स्केल्स हैं, इसको देखें तो ये केल्विन स्केल, ये सेल्सियस स्केल, और ये फ़ारेनहाइट स्केल। तो हम सबसे पहले सेल्सियस स्केल देखते हैं। सेल्सियस पे एक 0 डिग्री है और एक 100 डिग्री है। तो जो 0 है ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये जो 100 है वो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब इसके बीच में जो टेम्परेचर हैं, एक तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये रूम टेम्परेचर होता है, ये होता है रूम टेम्परेचर, जबकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं हम इसको फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बीच में हम देखें तो रूम टेम्परेचर है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जितने भी थर्मामीटर आते हैं फीवर को नापने वाले, जिससे बुखार नापते हैं, तो उसमें आपने देखा भी होगा कि जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आ रहा है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। 99 है तो हल्का सा फीवर है, उससे ज़्यादा होता है कई बार 100, 101, 102 टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। तो उससे हमारी जो है बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी के ऑर्गन्स भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपने देखा भी होगा जब फीवर वगैरह होता है तो उसमें स्पंजिंग पानी से उसको साफ़ करते हैं जिससे कि टेम्परेचर ना बढ़ने पाए। बहरहाल तो ये फ़ारेनहाइट है। दूसरा, अगर हम केल्विन स्केल पर देखें तो केल्विन स्केल जो स्टार्ट होता है 273.15 केल्विन से स्टार्ट होता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें तो वाटर का केल्विन स्केल पर ये होता है 273 केल्विन, 273.15, और जबकि इसमें जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर का केल्विन स्केल पर यह है 373 केल्विन। तो ये इसका स्केल हुआ। वही हम देखें कि रूम टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, और बॉडी टेम्परेचर होता है 310 केल्विन बॉडी टेम्परेचर होता है। ये थर्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं उसका स्केल है, उसको हम देखते हैं। तो ये आपका जो है कुछ पार्ट हुआ है एनसीईआरटी की बुक का, आप इसको अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें और समझ लें। और ये जो मैं कंटेंट्स में स्टार्ट किया है, ये बहुत सारे बच्चे ना तो कोचिंग कर पाते हैं, ना ट्यूशन पढ़ पाते हैं, ना कहीं बाहर जा पाते हैं, तो इसलिए उनके लिए मैं कोशिश करेंगे कि जिससे कि उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ मिल जाए। तो आप इसको अच्छे से देख भी लें, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।